हेलो बच्चों, आज हम आपको कार्बन और उसके यौगिक कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बताएंगे। उसके यौगिक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है, इसका दैनिक जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है, दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता तथा इसके कितने रूप हैं, यह कितने रूपों में पाया जाता है, अपरूपता तथा यह किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करता है, यौगिकों का निर्माण या यौगिक बनाना। आज इन सबको के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम कार्बन क्या है। जैसा आप जानते हैं, कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है। इसको हम लोग अंग्रेजी के C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 6 तथा इसका परमाणु भार 12 होता है। इसको हम लोग इस तरीके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए, सब लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का परमाणु क्रमांक और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो बोरबरी के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4 तथा अगर आप नियम के अनुसार बनाए 1s2 2s2 तथा 2p2 होगा। कार्बन एक अधातु है। कार्बन कैसा कंपाउंड, कैसा तत्व है? कार्बन एक अधातु। इनके गुणों की व्याख्या करने पर यह ज्ञात होता है कि यह एक अधातु है। यह कहां कहां पर पाया जाता है? अगर हम इसके प्राप्त स्थान के बारे में देखें कि यह कहां कहां पर पाया जाता है, तो कार्बन हमारे भूपर पट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिजों के रूप में, जैसे कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में या कोयले के रूप में 0.02% पाया जाता है। जबकि वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग स्थिर सी होती है। कैसे स्थिर सी होती है? हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य या अन्य जीवधारियों के द्वारा छोड़ा जाता है तो यह पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण कर ली जाती है। फिर यह पुनः, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है और वह ऑक्सीजन उस गैस को फिर जीवधारी शोषण की प्रक्रिया में लेता रहता है। इस प्रकार से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में इसका प्रतिशतता इसकी बनी रहती है। अगर यह ध्यान
ध्यान दें बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के प्रयुक्त होने वाले ईंधन, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, केरोसिन हो, एलपीजी गैस हो, रसोई घरों में हम लोग प्रयोग करते हैं एलपीजी गैस, जो हम लोग गैस प्रयोग करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी प्रकार से सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों में हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो हमारे कपड़े हैं, चाहे वो कॉटन के कपड़े हो, टेरिलिन हो, पॉलिस्टर हो, या फिर रबर हो, कांच हो, पॉलिस्टर हो, ये सभी, इन सभी चीजों में कार्बन उपस्थित होता है। आप जानते हैं कि हमारा यह पूरा शरीर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बना है। पोषक तत्व सभी पढ़े हैं आप, मुख्य रूप से जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, वसा हो, या हार्मोन्स हो, ये सभी कार्बन के ही बने होते हैं। जितने भी चीजें हैं, अर्थात हमारे जीवन में इसकी बहुत उपयोगिता है। यह विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कार्बन के कई अपरूप होते हैं। मुख्य रूप से इसके दो रूप पाए जाते हैं। पहला है इसका क्रिस्टलीन अपर रूप, दूसरा है और क्रिस्टलीन अपर रूप। एक चीज पहले हमको ध्यान रखना है कि अपरूपता क्या है। अपरूपता क्या है? जब कोई भी तत्व हमारे प्रकृति में एक ही रूपों में पाया जाता है, अर्थात उसके भौतिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं, वे तत्व आपस में अपर रूप कहलाते हैं। आपने जैसे भी पढ़ा क्रिस्टलीय स्वरूप में, क्रिस्टलीय स्वरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, उसी प्रकार से फुलरेन, या अक्रिस्टलीय स्वरूप में विभिन्न प्रकार के जैसे कोयला, काजल तथा चारकोल इत्यादि आते हैं। जैसे क्रिस्टलीय स्वरूपों में देखा जाए, हीरा और ग्रेफाइट के अगर गुणों में हम लोग देखें, अगर हीरा और ग्रेफाइट, हीरा एक सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट एक बहुत ही नर्म और मुलायम एक पदार्थ है। हीरा यह विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसमें कार्बन का जो परमाणु है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से आपस में बंध करके त्रिविम जालक बनाता
इसलिए यह कठोर होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह कुचालक होता है, अर्थात इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि विभिन्न प्रकार के तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अर्थात 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या यूं कहें कि अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अक्रिय गैस, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में या शून्य वर्ग में या दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में यह रखा गया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन प्रमुख अक्रिय गैस है, जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 10, 18, 36, 54 तथा 86 है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो हीलियम को छोड़ करके सभी के 12वें कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन का 2, 8, 8, क्रिप्टॉन 2, 8, 18, 8, जेनॉन 2, 8, 18, 18 तथा रेडॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 86 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 32, 18 तथा 8 है। ये सभी अपना अंतिम कोश, विभिन्न प्रकार के तत्व अपना अंतिम कोश पूर्ण करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के बंध, जैसे वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध तथा उपसंयोजी बंध बनाते हैं। कार्बन अपने यौगिकों में सदैव सहसंयोजी बंध बनाता है। एक बात आपको जानना आवश्यक है कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। सहसंयोजी बंध जब किसी भी तत्व के दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनाते हैं, अब ऐसा बना हुआ बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। जब दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जब तत्वों के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे द्विबंध तथा 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने पर उसे त्रिबंध कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स आप अपने कॉपी में भी इसको नोट करें, जैसे क्लोरीन के अणु का बनना। जैसे क्लोरीन के अणु का बनना आप देखें कि क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17, अर्थात इसमें कुल 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाना चाहें तो 2, 8 तथा 7 होंगे। दो परमाणु क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ये दोनों परमाणुओं को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहां पर देखें, क्लोरीन पहला परमाणु, 72 कोश, जिसे हम लोग संयोजी कोश भी कहते हैं। इसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर बनाए 1, 2, 3, 4,
5 6 7। दूसरा देखें क्लोरीन का दूसरा परमाणु 1 2 3 4 5 6 और 7। दोनों को अपना बाध्यता कोष पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अतः दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। इस प्रकार से देखेंगे एक गोले में आप दो एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। यहाँ पर क्लोरीन के दोनों परमाणुओं के मध्य चूंकि दो एक युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरीन के दोनों परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। बंध बनाने में लिए गए या दिए गए साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता भी कहलाती है। अतः हम यहां कह सकते हैं कि क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के अणु का बनना। जैसे यहां हम ले लें ऑक्सीजन के अणु का बनना। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। इसका अंतिम कोष पूर्ण होने के लिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक यहां पर अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन्स को बनाए 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु यहां पर भी इसके भी बाध्यता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन के दोनों परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम गोले के द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर इन दोनों के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अतः ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। या नाइट्रोजन में देखें, इसी प्रकार से कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन के अणु में देखें, नाइट्रोजन के अणु में आप जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे उतना आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जैसे नाइट्रोजन के अणु का बनना। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाएंगे तो 2 और कितना होगा 5। नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। नाइट्रोजन का पहला परमाणु बाध्यता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और 5। दूसरा परमाणु बनाया नाइट्रोजन का, यहां पर 1 2 3 4 और 5। इन दोनों में देखें, इन दोनों को चूंकि 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ आवश्यकता होती है, अतः आपस में ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का यह परमाणु इस प्रकार से बंध बना करके अपना भी अष्टक पूरा करते हैं। अर्थात ऑक्सीजन नाइट्रोजन के दोनों परमाणु आपस में 3 बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। अतः नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। अब हम लोग कार्बन के केस में अध्ययन करेंगे। कार्बन जैसे अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन जिसका सूत्र है CH4, मीथेन। मीथेन में अब यहां पर देखें, यह कार्बन मीथेन 2 तत्वों के मिलने से बना है, कार्बन है और हाइड्रोजन। कार्बन
जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देंगे 2 और कितना 4। हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पर कितना होगा इसका 1। अब यहाँ पर देखें कार्बन के प्रत्येक परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जबकि हाइड्रोजन को अपने निकटतम अक्रिय गैस हीलियम को धारण करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कार्बन का देखें, अतः इसकी संरचना कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। कार्बन जिसके आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। उसी प्रकार से अब यहाँ पर है हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, 4 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु कार्बन के 1 परमाणु से जुड़े हैं, तो चारों को जोड़ देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जुड़ जाए, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा इस प्रकार से जुड़े। हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेता है, एकल सहसंयोजी बंध यहां बना लेगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरा, इसी प्रकार से तीसरा परमाणु और इसी प्रकार से चौथा। आप देखें कि कार्बन हाइड्रोजन से एकल बंधों के द्वारा बना। कार्बन का एक परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होगी, अर्थात कार्बन चतुर्संयोजी यौगिक है। कार्बन चतुर्संयोजी, चतुर्संयोजी इसका मतलब है कि कार्बन की संयोजकता 4 है, जबकि हाइड्रोजन का एक परमाणु बंध बनाने में केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसका भाग लेता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो। इसी प्रकार आप अन्य एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे मीथेन के अणु का बनना है, उसी प्रकार से आप अभ्यास करेंगे घर से। एथेन के अणु का बनना, एथिलीन के अणु का बनना, एसिटिलीन के अणु का बनना। हम आपको एक एग्जाम्पल और अभ्यास कराते हैं, जैसे एथिलीन के अणु का बनना। एथिलीन इसका सूत्र है C2H4। आप इसका अभ्यास करें, बनाएं। जैसे यहां पर कार्बन 2 और 4, हाइड्रोजन 1 है। यहां पर कार्बन का यहां पर 2 परमाणु है और कार्बन के दोनों परमाणुओं को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जबकि प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे, बनाया। यहां पर कार्बन देखेंगे 5 कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखेंगे 1 2 3 4। दूसरा कार्बन का 1 2 3, यहां पर 4। यहां पर इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। 1 हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दें, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां और 1 हाइड्रोजन यहां पर हम इसको जोड़ दें। कार्बन का दोनों परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जबकि हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहां पर देखेंगे 2 2 4 2 6 और 2 8। यहां पर भी देखें उसी प्रकार से 2 2 4 2 6 2। इसकी संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं। कार्बन के मध्य में द्विबंध हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन एक एकल बंध के द्वारा इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो बच्चों, आपको यह समझ में आ गया होगा कि सहसंयोजी बंध क्या है। कार्बन अपने यौगिकों में सदैव सहसंयोजी बंध ही बनाता है। अब आप
इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा एथेन के अणु का बनना, एसिटिलीन के अणु का बनना, आप घर पर अभ्यास करें। अब आप कुछ प्रमुख प्रश्न आप नोट कर लें। आप इसको हल करके विद्यालय के बने हुए आप पोर्टल पर डालेंगे, जहां आपकी समस्या होगी उस समस्या का समाधान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। प्रश्न को आप नोट करें। जैसे पहला प्रश्न है एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। पूरा नाम लिखिए तथा इसका प्रमुख उपयोग कहाँ होता है। दूसरा प्रश्न, कार्बन अपरमुक्ता से आप क्या समझते हैं। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।